गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में इतिहास शिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए तथ्यों के चयन की विधियां पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने आपको 2 विधियां कल बताई थी और उससे पहले भी हम एक विधि बता चुके हैं, एक समान केंद्र विधि, कालक्रम विधि और प्रकरण विधि, कंसेंट्रिक मेथड, क्रोनोलॉजिकल मेथड और टॉपिकल मेथड। अब हम एक और विधि आज करेंगे जो है रिग्रेसिव मेथड, परावर्तन विधि। तो परावर्तन का मतलब होता है पीछे की तरफ लौटना। तो इस विधि के अनुसार हमें वर्तमान का अध्ययन करने के लिए अतीत की ओर जाना पड़ेगा। वर्तमान अतीत की देन है और अतीत से ही उभर कर सामने आया है, यानी धीरे धीरे करके वर्तमान बना है, ये अचानक नहीं बन गया है। तो इस विधि के अनुसार हम कुछ समय पहले के भूतकाल की घटना का अध्ययन करने के लिए हमें अतीत की ओर जाना चाहिए। यानी कोई भी घटना का हमें अध्ययन करना है या उसकी जानकारी हासिल करनी है, तो जो कुछ समय पहले की घटना है तो उसकी शुरुआत में जाने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उस घटना का जन्म हुआ। इसके लिए हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो तभी हम वर्तमान के विकास का आधार प्राप्त कर सकते हैं और तभी हमें सही ढंग से पता चलेगा कि वर्तमान में वो घटना कैसे घट रही है या उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब तक हम उसका अतीत नहीं जानेंगे तो उसके वर्तमान के बारे में भी सही जानकारी हमें नहीं हो पाएगी। तो हालांकि ये विधि बहुत तर्कपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतरती है, क्योंकि इसके अनुसार हम ज्ञात से अज्ञात का अनुसरण करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है हमारा नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस विधि के अनुसार हम ज्ञात से अज्ञात का अनुसरण करते हैं, यानी हम उस घटना से शुरू करते हैं जिसको हम जान रहे हैं, कुछ समय पहले की घटना जिसने के बारे में हमें सारी जानकारी है। फिर उसका अतीत क्या है, उस घटना की शुरुआत क्या है, उसका आधार क्या है, वो अज्ञात है। तो उसको जानने के लिए फिर हम अध्ययन करेंगे, उसको जानने के लिए हम पीछे की तरफ लौटेंगे, यानी अतीत की तरफ लौटेंगे। तो ये विधि इसलिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो दिस इज रिग्रेसिव मेथड। In this method, we start from the present and work backwards. So the past is studies as an outgrowth of the present. So the teacher chooses a certain vital social or economical problem of today or any problem of today as a starting point or introduction. Then he goes back to the origin of the problem in the remote past. Again he comes to the period that immediately concerns him. Then he again come back to the present. So in this the teacher regresses to come forward again. So the method impresses on the child's mind the essential connection between the present and the past by bringing out the truth that the present is the only evolution of the past. So the pupil gain more intelligent outlook of some of the familiar features of modern life. So their attitude is liberalized and their self activity is enlisted at almost every point, and he understands the perspective of that event. So in this way he learns about any problem, about the origin of any present problem. अब इसकी भी कुछ कमियां हैं, ये भी बिना कमियों के नहीं है। जैसे कि हमने सभी विधियों में बताया, हर विधि में कोई ना कोई कमी है, इसकी भी कमी है। सबसे बड़ी कमी है कि ये हमारी कालक्रम विधि की बिल्कुल उल्टी है। कालक्रम विधि में हम पहले की घटनाओं का अध्ययन पहले करते हैं और बाद की घटनाओं का अध्ययन बाद में करते हैं, लेकिन इस विधि के अनुसार हम
वर्तमान या वर्तमान से कुछ समय पहले घटी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम अतीत की ओर जाते हैं, यानी उल्टा जाते हैं, वर्तमान से अतीत की तरफ लौटते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल मेथड या कालक्रम विधि की बिल्कुल उल्टा है, जो कि इतिहास का मुख्य आधार है। कालक्रम विधि इतिहास का मुख्य आधार है। कुछ भी हमको पढ़ना है तो शुरू से अतीत से शुरू करके और वर्तमान की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन ये उसकी बिल्कुल उल्टी है। तो इट इज कंप्लीटली रिवर्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच इज द वेरी सोल ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये आपकी पाठ्यक्रम के चुनाव की विधियाँ खत्म होती है और हमने आपको 4 विधियाँ बताई हैं, और इसके अलावा आपको और भी मिल सकती हैं किताब में, आप उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन जो मुख्य विधियाँ हैं ये 4 हैं। और यहाँ अभी हमारे पास टाइम है, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा दूसरा चैप्टर भी शुरू करना चाहूँगी, और इसके साथ ही साथ अभी हम शुरू करने जा रहे हैं सहायक सामग्री, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन सोशल साइंस, इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सहायक सामग्री क्या होती है और उसका क्या महत्व होता है। तो बहुत पहले हमारी शिक्षण प्रक्रिया पाठ्य पुस्तक आधारित थी या पुस्तक प्रधान थी, खासकर वैदिक काल में, बौद्ध काल में ऋषि मुनि पुस्तकों से बच्चों को पढ़ाते थे या ओरली पढ़ाते थे, जो कुछ भी वेदों में लिखा है, और बच्चे उसको याद कर लेते थे। उसके बाद शिक्षक प्रधान हो गई, और बहुत प्राचीन काल में हमारी शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक केंद्र थी। जो कुछ अध्यापक पढ़ाते थे, बोलते थे, बच्चे उसको सुनते थे और याद कर लेते थे। उसके बाद ये पुस्तक प्रधान हो गई, यानी किताबों से शिक्षक पढ़ाने लगे, और बच्चे भी किताबों को पढ़कर एग्जाम देते थे, या उसको किताबों से जो कुछ कक्षा में नहीं समझ में आता था तो वो किताबों से पढ़कर ही उसे समझने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से मनोविज्ञान आया है, या मनोविज्ञान ने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, तो उन्होंने इस चीज को देखा है कि बालक मुख्य है और बालक को ही प्रधानता दी जानी चाहिए। तो तब से बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत हुई है और बालक को महत्व दिया जाने लगा है। तो तभी से शिक्षण सामग्री का महत्व भी बढ़ गया है कि बालक को किस तरह से रोचक ढंग से पढ़ाया जाए, जिससे वो उसमें रुचि ले और अपने विषय सामग्री को ज्यादा आसानी से समझ सके। तो इसके लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इससे उसमें रोचकता तो आती है, उसकी रुचि बढ़ती है, साथ ही साथ जो चीजें उसको बोलने से नहीं समझ में आती है, वो देखकर, शिक्षण सामग्री को अगर वो देखता है तो उसे दिखाकर समझाया जा सकता है, उसमें रुचि पैदा की जा सकती है। तो ये अतीत को वास्तविकता प्रदान करती है, जो भी शिक्षण सामग्री है। सपोज अगर हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, मान लीजिए अशोक के काल के पिलर्स के बारे में बता रहे हैं, हम कक्षा में बता रहे हैं कि कैसे वो पिलर्स बने थे, कैसे उसमें लेख लिखे जाते थे, उनकी जो भी शिलाएं थी या पिलर्स थे। तो अगर खाली बताने से बच्चे उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर पिलर्स तो हम उठा के कक्षा में ला नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका मॉडल बना देते हैं या हम उसका चार्ट पे चित्र बना देते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, तो बच्चे उसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। इस तरह से उनको सीखना आसान हो जाएगा। तो छात्रों में सामाजिक विज्ञान या इतिहास के प्रति सच्ची लगन पैदा करती है ये शिक्षण सामग्री। और इसी तरह सामाजिक विज्ञान में शिक्षण सामग्री की बहुत ही खास जगह है। आधुनिक युग में इतिहास शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री, इसको श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से भी जाना जाता है, शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, इसका बहुत ही महत्व है। अभी हमारे सामने एक शिक्षण सामग्री सामग्री के रूप में उभर कर आ रहा है कंप्यूटर, यानी बहुत दिन से चल रहा है कंप्यूटर। बहुत सारी चीजें बच्चे उसमें देखकर समझते हैं। अब किताबों का जमाना खत्म हो रहा है लगभग, हालांकि उसका महत्व कभी भी खत्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल
इन सब चीज़ों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो इनको भी हम शिक्षण सामग्री की कैटेगरी में ला सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, व्हाट आर द ऑडियो विजुअल एड्स? श्रव्य और दृश्य। श्रव्य का मतलब है सुनने वाला, दृश्य मतलब देखने वाली। तो कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ श्रव्य सामग्री होती है, जिसको हम खाली सुन सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम खाली देख सकते हैं, और कुछ दोनों ही होती हैं, श्रव्य और दृश्य, जिसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे कि फिल्म, टेलीविजन, ये सब। और खाली श्रव्य में आपका टेप रिकॉर्डर, रेडियो वगैरह आ जाता है, और उसी तरह से खाली दृश्य में चार्ट, मॉडल और पपेट, एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं जिसको हम खाली देख सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स आर द इफेक्टिव टूल दैट इन्वेस्ट द पास्ट विद एन एयर ऑफ रियलिटी. It shows the reality. The teaching aid should be used to supplement the process of teaching, and they make teaching concrete, effective, and interesting by making appeal to the auditory and visual senses of the pupils. Audio visual aids invest reality to the past, increase pupils' interest in the subject, and supplement verbal explanation of the teacher. It is the best way to supplement verbal explanation in the class. When teacher is explaining something and people are not understanding, so he can take the help of audio visual aid. By using audio visual, he can explain properly. So any device which may be sight or sound increase the individual's experience beyond that acquired through reading and may be described as an audio visual aid to learning. तो पुस्तकीय ज्ञान के अलावा अतिरिक्त कोई भी देखने और सुनने योग्य सामग्री जो कि व्यक्ति के अनुभवों में वृद्धि करती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है कि पुस्तकीय ज्ञान के अलावा कोई भी देखने और सुनने योग्य सामग्री जो कि व्यक्ति के अनुभव में वृद्धि करती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। एनी डिवाइस विच बाय साइट और साउंड इंक्रीज द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस बियॉन्ड दैट एक्वायर्ड थ्रू रीडिंग मे बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑडियो विजुअल एड टू लर्निंग। अब आइए कितने प्रकार के होते हैं, सहायक सामग्री कितनी तरह की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। तो इसको हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल एड, परंपरागत सामग्री। तो ट्रेडिशनल एड में ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक। हालांकि आजकल इसको शिक्षण सामग्री नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत पहले जब हमारे पास कोई और शिक्षण सामग्री नहीं थी तो ब्लैक बोर्ड और टेक्स्ट बुक को भी सहायक सामग्री के तौर पर माना जाता था। यानी टीचर अपने बोलने या पढ़ाने के अलावा बोर्ड का इस्तेमाल करता था या पुस्तक का, तो इन दोनों को ही सहायक सामग्री के तौर पर माना जाता था। दूसरा है विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री में चार्ट्स, पिक्चर्स और स्पेसिमेंस, मॉडल, प्रतिरूप जिसको कहा जाता है, ये सारी चीजें आती हैं। ऑडिटरी एड्स में है रेडियो, डिक्टाफोन, ये डिक्टाफोन अब नहीं है। फिर लाउड स्पीकर, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि लाउड स्पीकर से कोई अनाउंसमेंट होता है पब्लिक को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी आपने देखा होगा कोविड-19 में पुलिस हमेशा लाउड स्पीकर से अनाउंस करती रहती थी कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। तो पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी लार्ज गैदरिंग या जहाँ पर बहुत सारे लोग हों तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ग्रामोफोन और फोनोग्राफ एक्सेट्रा, ये सब इसमें आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑडियो विजुअल एड्स, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसे आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा, इसमें बहुत सारे जितने भी आधुनिक सामग्रियां हैं सब इसमें आ जाती हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, साउंड, मोशन पिक्चर्स और ड्रामेटाइजेशन, फील्ड ट्रिप एक्सेट्रा, स्कूल जर्नी,
ऑडियो विजुअल। फील्ड ट्रिप अलग होता है, फील्ड ट्रिप और स्कूल जर्नी ये अलग तरह का एड है ये। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एड हैं। तो इस तरह से हम इसको खासकर हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं: ट्रेडिशनल एड, विजुअल एड्स, ऑडिटरी एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। तो आज हम इतना ही करेंगे और उसके बाद फिर क्या क्या विजुअल एड्स हैं, क्या ऑडिटरी एड्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताएंगे। थैंक यू।